रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एनाल्जेसिक्स की फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें फार्माकोडायनेमिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, साइड इफ़ेक्ट्स, classifications in terms of selectivity and nature and structure, as well as clinical relevances will be discussed, along with WHO ladder, which medicine to choose and when to choose and which combination is to be used and why। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। जिसमें हम ओपीआइड्स, नॉन ओपीआइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स एंड एडजुवेंट्स, इनका जिक्र करेंगे। ठीक है, एडजुवेंट्स यानी एनी कम्बिनेशन। क्या ज़रूरत है, क्या आप सीखोगे, आपने इससे पहले जो रिसेप्टर्स पढ़े थे वो दोबारा यहाँ पे हैं, तो इस वजह से आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा, उसमें क्या था उसको समझा या नहीं। पाथवेज, मैकेनिज्म और ड्रग्स क्लासेस, और आप लोगों के लिए आसान चीज़ें करना और ड्रग्स को क्लासिफाई करना, और आपके लिए कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस और WHO लेटर लास्ट में डिस्कस होगा। ठीक है, एक ही शेल्फ है यानी कि अलमारी और दराज वगैरह, उसमें एक सही सा जवाब आपने ढूंढना होगा। ठीक है ना, ये आप समझ सकोगे इस लेक्चर के एंड में। एग्जाम्पल आपके पास है, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन है, आइबुप्रोफेन एनसैड्स में से आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में से आता है। ठीक है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आइबुप्रोफेन, फ्लोरबेप्रोफेन, ब्रोफेन वगैरह। मॉर्फिन ओपियाइड्स में से आता है, गाबापेंटिन गाबापेंटेनाइड्स में से आता है, डेक्सामेथाजोन जो है ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स में से आता है यानी स्टेरॉइड में से। अब आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज की एक एक एग्जाम्पल पड़ी हुई है, लेकिन हर एक मेडिसिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पेन पाथवे को टच या ब्लॉक करती है। ठीक है ना, और एक ही आपके पास पेशेंट की कंप्लेंट है और वो है दर्द होना। ठीक है ना, अब इस लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि कौन सी मर्ज के दर्द की कौन सी दवा है। ठीक है ना, हर एक मेडिसिन सेम वे पे काम नहीं करेगी, लेकिन हम इनको कुछ को कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, कुछ को हम कम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते। चूँकि हो सकता है कि हमसे पेशेंट जो है या जीआई ब्लीड में चला जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड्स में, या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाए, या कुछ ऐसा हो कि मैं मेडिसिन तो दे रहा हूँ पर पेन रिलीव नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? या तो मैं गलत मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, या जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे मॉर्फिन, वो बंदा ऑलरेडी नशा करता है और उसको पे मॉर्फिन का असर ही नहीं होना। और वो क्यों नहीं होना, ये चीज़ें हमने बात करनी है। ठीक है, हेयर इज़ द शॉर्टकट आप लोगों के लिए कि 4 जो आपके पेन पाथवेज हैं, जैसे ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया और परसेप्शन हो गया, आपकी ऊपर की 5 कैटेगरीज के एग्जाम्पल, 5 कैटेगरीज की एग्जाम्पल्स जो हैं वो इन 4 पाथवेज में से किसी भी पाथवे को ब्लॉक करती हैं, लेकिन अपने रिसेप्टर के लिहाज से। यानी कुछ मेडिसिन्स ट्रांसडक्शन को करेंगी तो कुछ ट्रांसमिशन को, तो कुछ मॉड्यूलेशन को या कुछ परसेप्शन को ब्लॉक करके आपको क्या प्रोवाइड करेंगी? एनाल्जेसिया। व्हाट इज एनाल्जेसिया? यू नो दैट कि पेन किलिंग, पेन को ख़त्म करना, ये एनाल्जेसिया कहलाता है। ठीक है ना, अब आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी ड्रग कौन से एरिया को टारगेट करती है, कौन से प्रोसेस को टारगेट करती है, उसी हिसाब से आपने चूज़ करना होता है। तो इस लेक्चर के एंड में आप यही तमाम चीज़ें सीखोगे कि पेन क्या है, उसके पाथवेज में क्या क्या प्रोसेसेस हैं। पाथवेज ऑलरेडी आप सेकेंड सेमेस्टर में इसको कवर कर चुके हो, उस मेमोरी को रिकॉल करो, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक चीज़ को। सब्सटेंस पी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसमिशन है, मॉड्यूलेशन है, पेन पाथवे के फाइबर्स हैं, असेंडिंग ट्रैक है, डिसेंडिंग ट्रैक है। ठीक है ना, जिसमें आपके पास ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स भी शामिल हैं आप लोगों के।
ये तमाम चीज़ें रिकॉल भी होंगी और इनको अब हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे फार्माकोलॉजिकली। अब तक आप जो प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हो वो है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग, ठीक है, जिसमें जी क्यों, जी एस और जी आई शामिल हैं। इसी तरीके से जो आज के लेक्चर में एक चीज़ है ओपियाइड, वो बी जी आई के साथ ताल्लुक़ रखती है। ओपियाइड के हमारे 3 रिसेप्टर्स हैं विच वी विल डिस्कस अहेड ऑफ द लेक्चर, अहेड इन द लेक्चर, ठीक है ना। ये सिमिलर है जैसे अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक काम करते थे। अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का क्या काम था? वो ये काम करते थे कि जो सिग्नल्स था उसको ही बंद कर देते अल्फ़ा 2, चूँकि अल्फ़ा 2 इनहिबिटरी जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर सिग्नलिंग के साथ अटैच था, ठीक है ना। सिमिलर वे में ओपियाइड्स भी हैं, ओपियाइड के जो रिसेप्टर्स हैं, लेकिन बात वही है कि रिसेप्टर डिफरेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर वही पुराने वाला है, जैसे नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ठीक है क्या, ठीक है। अब पाथवे जो है वो इनहिबिटरी है। सो इवन इफ नॉरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, फॉर एग्जांपल नॉरेपिनेफ्रिन इज एक्साइटेटरी, पर वो अटैच किसके साथ हो रहा है? इनहिबिटरी पाथवे के रिसेप्टर्स के साथ। सो नो सिग्नल विल बी पास्ड व्हेन नॉरेपिनेफ्रिन इज प्रेजेंट। जैसे आप लोगों ने बात सुनी है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको दर्द उस वक्त फील नहीं हो रहा था, मतलब नॉर्मल है, वो फुटबॉल में दर्द लग जाता है, ज़्यादा सख्त नहीं लेकिन कुछ हद तक, तो उसको इतना पेन फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब रात को लेटता है तो पेन ज़्यादा फील होता है। वो यही वजह होती है कि उस वक्त उसका फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स सिस्टम जो था एक्टिव था और उसमें नॉरेपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ हुए थे, और वो उसमें कुछ हिस्सा इनहिबिटरी पाथवे में जाके डिसेंडिंग जो ट्रैक है ऑफ द पेन पाथवे उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, डॉर्सल हॉर्न्स के अंदर। तो उस वजह से उसको थोड़ा बहुत पेन नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब नॉरेपिनेफ्रिन आहिस्ता आहिस्ता से हटता है तो दर्द का पता चलता है, ठीक है ना। सो यही सेम जो ट्रांसमीटर है, इसी वजह से इस नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की वजह से यही सेम पाथवे कुछ एंटी डिप्रेसेंट में भी इन लोगों को फिर पेन फील नहीं होता, जैसे एसएसआरआई हैं, एसएनआरआई हैं, दो हमारे पास सेरोटोनिन वाले हैं, और रीअपटेक इनहिबिटर या एसएनआरआई सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या फिर आपके पास ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हैं, ये भी इसी पाथवे को जो है रोकते हैं। और जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं उनमें भी इस्तेमाल करने से लोगों को पेन फील नहीं होता। तो वो ये वाला मैकेनिज्म है, ठीक है ना। वही पुरानी बातें, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास इरिवर्सिबल जो है, जो पार्शियल है वो कौन सा है? ब्यूप्रेनोर्फिन है। जो एंटागोनिस्ट है कम्पिटिटिव नैलोक्सोन विच इज़ यूज्ड एज एंटीडोट फॉर ओपियाइड एनाल्जेसिक ओवरडोज, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं एज एंटीडोट। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, एंटीडोट, ठीक है, इस तरह से। जो नैलोक्सोन है ये एंटीडोट है, सही है। और एस्पिरिन जो है इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है कॉक्स को, कॉक्स 1 और 2 को, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड 2 को आगे जाके बताएंगे। सिमिलर वे जैसे फेनॉक्सिबेंजामीन जो था हमारा अल्फ़ा में एंटागोनिस्ट का काम करता था और इरिवर्सिबली एंटागोनाइज करता था, इसी तरीके से एस्पिरिन भी अपने टारगेट एंजाइम्स को इरिवर्सिबली एंटागोनाइज करता है, ठीक है। अब पेन पाथवे पे आते हैं, तो पेन पाथवे में हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम 4 रैम्प्स कहते हैं। हमारी ओपियाइड नहीं, हमारे एनाल्जेसिक इन चारों के लिए कहीं ना कहीं ऑफ स्विच करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड अ सिंगल पेन पाथवे बट 4 ऑफ रैम्प्स। या तो ट्रांसडक्शन को बंद करो, या ट्रांसमिशन को, या मॉड्यूलेशन को, या परसेप्शन को, तो आपको एनाल्जेसिया मिल जाएगा। और हर पेन की नेचर डिफरेंट होती है, जैसे नॉसिसेप्टिव पेन्स हैं, न्यूरोपैथिक पेन्स हैं, और अदर सोमेटिक या विजरल पेन्स हैं। तो हर एक के लिए एक स्पेसिफिक एनाल्जेसिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। जैसे ट्रांजक्शन है हमारे पास, नॉक्सियस स्टिमुलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉक्सियस स्टिमुलस आता है, सॉरी ट्रांसडक्शन होती है कब होती है? कोई स्टिमुलस है जिसकी वजह से पेन होता है, होगा क्या? पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन जो हैं वो
क्या करते हैं, रिलीज़ होते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं और इन्हीं रिसेप्टर्स को मज़ीद सेंसिटाइज करते हैं। इसके ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं तो एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर पैरासीटामोल, या इस नेचर की कोई मेडिसिन, या टॉपिकल एजेंट्स जैसे डेक्लोरॉन जेल है। डेक्लोरॉन जेल में डेक्लोफेनिक मौजूद है और वो बेसिकली एनसेड्स हैं, ठीक है ना। इनको आप पेरिफेरल एनाल्जेसिया भी कह सकते हैं, यानी ट्रांसडक्शन को स्टॉप करना क्या है आपके लिए, पेरिफेरल एनाल्जेसिया है। सही है। ट्रांसमिशन में क्या होता है, सिग्नल ट्रेवल करता है ए डेल्टा और सी फाइबर्स के थ्रू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल हॉर्न, यानी ट्रांसमिशन क्या है, डॉर्सल हॉर्न तक पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये एक किस्म से प्रोसेस है जो ऑलरेडी चल रहा है ऑन द ऑक्सॉन एंड न्यूरॉन्स, तो हमने इसको स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने के लिए व्हाट वी यूज़, लोकल एनेस्थेटिक्स। और लोकल एनेस्थेटिक्स क्या काम करते हैं, ऑक्सान टर्मिनल पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं उनको ब्लॉक करके सिग्नल ट्रांसमिशन को बंद कर देते हैं। सो ये लोकल एनेस्थेटिक का काम है। इसी तरीके से ओपियाइड्स ट्रांसमिशन को भी बंद करते हैं और मॉड्यूलेशन को भी बंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन को बंद करते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, डॉर्सल हॉर्न में ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें ओपियाइड रिसेप्टर पाए जाते हैं, न्यू, कापा एंड डेल्टा, जो बेसिकली रिसीव किसको करते हैं, सेरोटोनिन को या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को। ऑन दैट वे दे डैम्पन्स द सिग्नल, जो पेन पाथवे के सिग्नल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पाथवे। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग पाथवे। अब एम्पलीफाई कब होंगे, एम्पलीफाई तब होंगे जब न्यू, कापा और डेल्टा जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो, एंटागोनाइज हो। तो क्या होगा, पेन एम्पलीफाई होगा, ज़्यादा फील होगा। या डाउन रेगुलेट हो जाए न्यू, कापा, डेल्टा तो भी पेन ज़्यादा फील होगा। पर अगर अप रेगुलेट हो रहे हैं न्यू, कापा और डेल्टा ओपियाइड रिसेप्टर्स जो हैं वो अगर अप रेगुलेट हो रहे हैं तो आपका जो पेन सिग्नल है जो ब्रेन से वापस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डैम्पन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन पे डिसेंडिंग पाथवे की बात करें, यानी ब्रेन से जो वापस आ रहा है। एक और चीज है पेन पाथवे का हिस्सा है, उसे कहते हैं परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन, द डिस्कम्फर्ट यू फील ड्यू टू द पेन, what you experience in the brain, what your brain think of the stimulus, इसको परसेप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे पेन की परसेप्शन है तो पेन की परसेप्शन जो ब्रेन में हो रही है उसको कॉर्टिकल प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कॉर्टेक्स में बेसिकली हो रहा है, और कॉन्शियस एंड इफेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पेन जो है, ठीक है ना। दर्द से कराहना, चिल्लाना, आंखों में आंसू आना, ब्लड प्रेशर का रेज होना, पॉइंट आउट करना कि यहाँ पे दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, दीज आर द परसेप्शन। तो सेंट्रली हम क्या करते हैं, एंटी सेंसिटाइजेशन करते हैं केटामीन के थ्रू, जो आपने पढ़ा था एनएमडीए पे एक्ट करता है एनेस्थेटिक्स में से, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसके अलावा एक और था जो एनएमडीए पे एक्ट करता है, वो हमारा था नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके अलावा हमारे पास एक और है जो सेंट्रली एक्ट करता था, वो था अल्फा 2 एगोनिस्ट, जिसे हम कहते थे डेक्स मेडिटोमाइडिन। ये क्या करते हैं, सेंट्रली एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ की जिक्र छोड़ दिया, वो ये है कि मॉड्यूलेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओपियाइड्स वगैरह, या चूंकि सेंट्रली रिस्पॉन्स आना है, ओपियाइड्स क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करते हैं, ठीक है, एज वेल एज ब्रेन में एक्ट करते हैं। ब्रेन में एक्ट करते हैं तो सेडेशन होती है, यूफोरिया होता है। स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करते हैं तो एनर्जीजिया होता है। जबकि टीसीए यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये जो हैं ये सेंट्रली एक्ट करते हैं। अलबत्ता एसएनआरआईज जो हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेंट्रल के साथ साथ मॉड्यूलेशन करते हैं, कहाँ पे, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे भी करते हैं। वही बात है कि सेम पेन है, 4 डिफरेंट ऑफ रैम्प्स हैं। 4 डिफरेंट ऑफ रैम्प से मतलब यही है कि जो हमने 4 स्टेजेस पढ़े हैं उन्हीं 4 स्टेजेस में कहीं ना कहीं हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। हर एक मेडिसिन का अपना एक टारगेट है, ये हर एक से सेपरेट है। तो अगर हम मल्टीपल ड्रग्स इस्तेमाल कर लें, यानी
ओपीआई एनाल्जेसिक्स की हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, उसमें कोई 2 या 3 एक साथ इस्तेमाल कर लें तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिया मिलेगा। इसी फीचर को इस्तेमाल करके एक नई मॉडलिटी मुतारफ़ कराई गई है जिसे कहा जाता है मल्टी मोडल एनाल्जेसिया। यानी ड्रग ए और बी को कंबाइन करके हम एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिया ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों की वजह से, यानी ए की वजह से बी और बी की वजह से ए, कोई भी हो सकता है कि डोज डिक्रीज हो जाती है। चूंकि साइनर्जिस्टिकली काम कर रहे हैं तो हमने डोज डिक्रीज करनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एनसेड लें और कोई सा भी एक ओपियाइड लें। फॉर एग्जांपल डेक्लोफेनिक ले लेते हैं, एनसेड है, और हम इसको कर लेते हैं मॉर्फिन के साथ। मॉर्फिन हमारे पास लेट से ओपियाइड है। अब मॉर्फिन की, चूंकि ओपियाइड्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रखता है, डेक्लोफेनिक बहुत ही कम रखता है, ठीक है ना। मॉर्फिन की निस्बत डेक्लोफेनिक के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो डेक्लोफेनिक को यूज़ करके मैं मॉर्फिन की डोज कम कर सकता हूँ ताकि मॉर्फिन और डेक्लोफेनिक मिल के मुझे स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिया दें, जबकि साइड इफ़ेक्ट्स मॉर्फिन के कम हो जाएं। क्यों कम हो जाएं? क्योंकि हम उसकी डोज कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? वो एडजुवेंट कोई मेडिसिन हमने साथ इस्तेमाल की है, इस वजह से, ठीक है ना। यही बात नीचे लास्ट में लिखी हुई थी। तो एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड्स की ग्रुप्स क्या क्या है हमारे पास? ओपियाइड्स, एनसेड्स, नॉन एनसेड्स, एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स वैसे मल्टी फीचर्स हैं, लेकिन दे आल्सो इन वन वे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ देयर मैकेनिज्म, और भी काफ़ी इसके मैकेनिज्म में काफ़ी जगह पे एक्ट करता है। इन वन वे ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे आल्सो हेल्प इन एनाल्जेसिया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे एनाल्जेसिक्स में स्टेरॉइड्स को सेपरेट लिखा हुआ है। स्टेरॉइड्स इज लाइक अ सेपरेट कैटेगरी अदर देन एनाल्जेसिया, ठीक है ना। स्टेरॉइड का कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें एनाल्जेसिया देते हैं, बट स्टेरॉइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एनाल्जेसिया, ठीक है। एनाल्जेसिया में हम इंक्लूड नहीं करते। ओपियाइड क्या है? नेचुरल भी हैं हमारे पास, सीमी सिंथेटिक हैं और सिंथेटिक हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एनसेड्स में नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंड कॉक्स हमारे पास साइक्लो ऑक्सीजनेज है, जो मैदे में पाया जाता है, ब्लड में है, प्लेटलेट्स में है, इसीलिए रीनल फ्लो के लिए भी है, लीवर पे भी मौजूद हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव है। साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 जो है वो नेचुरली एग्जिस्टिंग होता है, जबकि साइक्लो ऑक्सीजनेज 2 जो है वो नेचुरली इंड्यूस्ड होता है। किसी इंजरी की वजह से, किसी पार्टिकल कोई बीच में आ जाता है, कोई केमिकल बीच में आ जाता है, कुछ स्पेसिफिक इसके ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से कॉक्स 2 जो है वो इंड्यूस होता है। सो द मेजर थिंग इज साइक्लोऑक्सीजनेज 1, और जो इमरजेंसी में आता है वो है आपका साइक्लोऑक्सीजनेज 2, और बॉडी खुद उसको बनाती है, लेकिन इसके लिए कोई स्टिमुलस चाहिए होता है कि कॉक्स 2 जो है वो बने। अलबत्ता कॉक्स 1 जो है वो हर वक्त मौजूद होता है, ठीक है। अब आइबोप्रोफेन, डेक्लोफेनेक, नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन, मेलॉक्सिकेम, नेमोस्लाइड, सिलोकॉक्सिब, एट्रोकॉक्सिब, इसमें इसके अलावा आई थिंक, आई होप आप लोगों ने ये तमाम नाम सुने होंगे, ठीक है। बाकी ओपीआइड्स में से आप लोगों ने मॉर्फिन का नाम सुना होगा, ट्रामाडोल का नाम सुना होगा, और शायद कुछ लोगों ने जो काम कर रहे हैं तो उसमें फेंटेनिल का नाम सुना है, और इसमें एक मिसिंग है जिसे नेल्बोफिन कहते हैं, वो भी आप जो है सुना होगा नाम, ओटीज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। नॉन एनसेड एनाल्जेसिक्स में आपके पास एनाइलिन है डेरिवेटिव, जिसमें पैरासीटामोल है। अगेन ये कई दफ़ा मैंने भी बताया था कि पैरासीटामोल इज़ नॉट एनसेड, बट दे डू हैव द फीचर ऑफ एनाल्जेसिया, ठीक है ना। इसमें एंटीपायरेटिक थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पैरासीटामोल में नहीं है। तो दैट्स वाई वी डोंट इंक्लूड इट इन एनसेड्स। एनसेड्स के 4 कार्डिनल फीचर्स हैं, वो आगे जाके आ जाएंगे। फिर है नॉन एनसेड्स में हमारे पास बेंजोक्सिन, जिसमें नेफेपेम है, और एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स में हम केटामीन, गाबापेंटीन, प्रीगाबलिन, नेट्रस ऑक्साइड समटाइम्स, दीज आर एडजुवेंट एनाल्जेसिक, यानी इनके साथ एडिशनली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेन एंड इट्स नेचर एंड सेवेरिटी।
एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड्स में शॉर्ट एक्टिंग है हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रेडेंसिलॉन है, मिथाइल प्रेडेंसिलॉन है। लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथाजोन और बेटामेथाजोन। इसमें भी आई होप कि आप लोगों ने ये दो नाम और ये दो नाम सुने होंगे। ये वाली भी अवेलेबल हैं कॉमनली टीयर ड्रॉप्स में। फर्स्ट थिंग जो है ओपियाइड का और ओपियाइड रिसेप्टर का मैकेनिज्म। ओपियाइड रिसेप्टर काम कैसे करते हैं? वेन एवर ओपियाइड रिसेप्टर आर बीइंग एक्टिवेटेड, यानी एगोनिस्ट एक्टिविटी उन पे हो रही होती है, तो आपकी जी आई कपल्ड जो सिग्नलिंग है वो एक्टिवेट होती है। अब जी आई कपल्ड के काम क्या थे? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना प्री साइनेप्टिकली। सब्सटेंस पी, जो मेजर थिंग जिसकी वजह से पेन सेंसिटाइजेशन होती थी वो थी आपकी सब्सटेंस पी, वही डिक्रीज हो रहा होता है। और साथ में पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, जिसमें हाइपर पोलराइजेशन होती है। तो ये दोनों फीचर मिलके प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल क्लोज हो रहे हैं, सब्सटेंस पी डिक्रीज हो रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो, पोटाशियम चैनल्स ओपन होकर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। दोनों मिलके आपको पेन सिग्नल ट्रांसमिशन को क्या कर देते हैं एंड मॉड्यूलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जीजिया मिलता है। ठीक है। अब म्यू रिसेप्टर जो है मेन एनाल्जेसिक टारगेट मॉर्फिन का है और मोस्ट ऑफ द ओपियाइड का मेन टारगेट है, सही है ना। और यूफोरिया भी इसमें होता है। यूफोरिया ऐसे अलामात जिसमें इंसान बेवजह खुश होता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा है म्यू रिसेप्टर पे। और गट की मोटिलिटी भी जो है बहुत कम हो जाती है म्यू में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस और समटाइम्स लोअरिंग द ब्लड प्रेशर एज वेल, जिसकी वजह से आपको नोज़िया वोमिटिंग भी आगे महसूस होता है। ठीक है। कापा जो है ये स्पाइनल एनाल्जेसिया में है, फ़ायदा ज़्यादा देता है। उसमें डिस्फोरिया और सेडेशन बहुत कम हो, मतलब इतनी नहीं होगी स्पाइनल। अलबत्ता अगर आप इसको आईवी में ऐसी मेडिसिन हो जो कापा पे एक्ट करे तो वो डिस्फोरिया ज़्यादा काज करेगा, यूफोरिया काज नहीं करेगा, अनलाइक द म्यू रिसेप्टर। ठीक है। और सेडेशन भी इसमें ज़्यादा होगी। सो कापा में सेडेशन ज़्यादा है और डिस्फोरिया भी ज़्यादा है, और बाकी एनाल्जेसिया भी। ठीक है। सो एब्यूज़ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा उन मेडिसिन का होगा जो म्यू पे एक्ट करेंगे। कम एब्यूज़ पोटेंशियल किन का है? कापा पे एक्ट करने वालों का। डेल्टा की ज़्यादा हमारी मेडिसिन ज़्यादातर म्यू और कापा को प्रेफर करती हैं। डेल्टा बहुत कम जो है एनाल्जेसिक जो है मेडिसिन उसके साथ एक्ट कर सकती हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लिनिकल रेलेवेंस एक लिखा हुआ है। वो क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि टॉलरेंस जो है वो डेवलप होती है ऐसे टुवर्ड्स द एनाल्जेसिक, टुवर्ड्स द यूफोरिक नेचर एंड टुवर्ड्स द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इफेक्ट ऑफ ओपियाइड। यानी कोई बंदा लॉन्ग टर्म ओपियाइड इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है कि वो ओपियाइड इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिस डोज पे इस्तेमाल कर रहा था उस डोज पे उसको एनाल्जेसिक इफेक्ट ना मिले, यूफोरिया ना मिले, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी फिर ना हो। अब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन अगर नहीं हो रही वो तो अपनी जगह पे बात है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? एनाल्जेसिया का ना मिलना और यूफोरिया का ना मिलना होता है। इसी वजह से, इस यूफोरिया के ना मिलने की वजह से वो ओपियाइड यूज़र डोज को ज़्यादा कर देता है, और इस तरह से करता है और एडिक्शन डेवलप हो जाती है। पर एक चीज़ ऐसी है ओपियाइड के इफेक्ट का, विच इज़ कॉन्स्टिपेशन, जिसके टूवर्ड्स टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा है लो डोज पे जो नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा था, जिस पे बाकी फीचर्स यानी एनाल्जेसिया, यूफोरिया और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन नहीं हो रही, उसी सेम डोज पे, चूंकि वो टॉलरेंस डेवलप हो गई थी, लेकिन उसी सेम टॉलरेंस वाली डोज पे कॉन्स्टिपेशन स्टिल हो रही है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म यूज़ में लेग्जेटिव भी आपने साथ में देने हैं। ठीक है, जब तक ओपियाइड यूज़ हो रहा है। और ये बात आप लोगों के जहन में रहे कि जो फुल एगोनिस्ट्स हैं, यानी म्यू पे भी एक्ट करते हैं, कापा पे भी एगोनिस्ट का एक्ट करते हैं, डेल्टा पे भी एगोनिस्ट का एक्ट करते हैं, तो उनमें रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ज़रूर होगी, जैसे म्यू में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि म्यू वाले जो फुल एगोनिस्ट्स हैं, म्यू डायरेक्टली ताल्लुक़ रखता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के साथ।
मज़ीद क्लासिफिकेशन में जाएं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, पार्शियल एगोनिस्ट हैं, मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट हैं और एंटागोनिस्ट हैं। जो एंटागोनिस्ट हैं इनको हम एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंटीडोट के तौर पे फॉर ऑल दीज। ठीक है, यानी ओपियाइड ओवरडोज अगर हो जाए तो उस केस में एंटीडोट के तौर पे हम ओपियाइड एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है नेलोक्सोन। स्ट्रॉन्ग फुल एगोनिस्ट में मॉर्फिन, फेंटेनिल, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमॉर्फिन ये शामिल हैं। फुल म्यू एगोनिस्ट हैं, डोज डिपेंडेंट एनाल्जेसिया, यानी यहाँ पे क्या होगा कि इनकी हम क्लिनिकली जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेडेटिव डोज जो कम होती है यानी लो डोज होती है, और एक होती है एनाल्जेसिक डोज। एनाल्जेसिक डोज थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है ना। तो हम जब कहते हैं कि गिव हिम अ सेडेटिव डोज ऑफ मॉर्फिन तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और दे से गिव एनाल्जेसिक डोज ऑफ मॉर्फिन, तो ये है डोज डिपेंडेंट एनाल्जेसिया। और ये चारों जो लिखी हुई हैं ये फुल म्यू एगोनिस्ट हैं। सो दे विल हैव रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन तो नॉर्मल डोज पे भी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे फिर कॉन्स्टिपेशन भी होगी। वीक जो है हमारे पास उनमें क्या है, मॉडरेट एगोनिस्ट, जिसमें कोडीन है, ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल ठीक, कॉमनली इस्तेमाल हुआ है। लोअर इंट्रिंसिक एफिकेसी है। ट्रामाडोल जो है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक को भी बंद करता है, तो इसको आपने यहाँ पे नोट कर लेना है, क्योंकि इस बात को हमने आगे दोबारा जाके ड्रग इंटरेक्शन में डिस्कस करना है। पार्शियल एगोनिस्ट जो हैं उसमें ब्यूप्रेनोर्फिन है, हाई रिसेप्टर एफिनिटी है तीनों के लिए, यानी जो म्यू है, कापा है और डेल्टा है। इस तरीके से ये म्यू पे ज़्यादा है, ये दोनों पे हैं, ये सब पे ज़्यादा एफिनिटी रखता है। सो सीलिंग इफेक्ट होती है ऑन रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी इस मेडिसिन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें ब्यूप्रेनोर्फिन का, इसका इफेक्ट जब नॉर्मल डोज पे जाता है तो पीक पे जैसी जल्दी पहुंचता है, बहुत जल्दी पीक पे पहुंच जाता है। पीक पे पहुंचते ही इससे पहले इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। पर ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जिससे ये मज़ीद लेवल इसका इंक्रीज़ नहीं होगा, बस एक कांस्टेंट रेट पे चलना लग जाएगा। तो ग्राफ पे क्या बन जाएगा, एक किस्म से प्लेटू बन जाएगा। यानी अब मैं डोज जितनी भी ज़्यादा करूं मुझे मज़ीद इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, अलबत्ता यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। और कौन सा साइड इफ़ेक्ट सिवियर होता जाएगा, वो होगा हमारा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ये इसका मतलब ये है कि अगर हमारी डोज इंक्रीज़ हो रही है फिर भी हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट एक इंक्रीज़ नहीं मिल रहा, इंस्टेड साइड इफ़ेक्ट हमें एग्जेजरेट हो रहे हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं सीलिंग इफेक्ट। यानी पीक इफेक्ट पे पहुंचने के बाद मजीद थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको नहीं मिलता, जो है उसी को कांस्टेंट चलाया जा रहा होता है, इवन दो कि आप डोज ज़्यादा भी कर दें। पर नुकसान क्या होगा, साइड इफेक्ट्स का। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है कि एक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का काम करते हैं तो दूसरे पे एंटागोनिस्ट, जिसमें पेंटाजोसिन है, नेल्बोफिन है, ब्यूटोरफेनॉल है। ये जो नेल्बोफिन है ये बेसिकली नेल्बिन के नाम से हमें मिलता है, और ये आजकल कॉमनली जो है सर्जिकल एनाल्जेसिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। एंटागोनिस्ट में नेलेक्सोन है और नेल्ट्रेक्सोन है। कम्पिटिटिव म्यू एंटागोनिस्ट हैं, नेलेक्सोन की शॉर्ट लाइफ होती है, तो इस वजह से अगर आपकी ओवरडोज काफ़ी सीवियर है तो नेलेक्सोन के शायद आपको बार बार डोज देनी पड़ेगी। और उसका आप कैसे देखोगे, बाय ऑब्जर्विंग द वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ईसीजी एंड रिस्पायरेटरी रेट प्लस रिस्पायरेटरी मैकेनिक्स ऑन द मॉनिटर। इसको देख के आपको अंदाज़ा होता है कि भाई पेशेंट जो है उससे ओपीआइड की ओवरडोज का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है या नहीं। जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम नेलेक्सोन की डोज लगाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ शॉर्ट है इस वजह से। ओपीआइड एनाल्जेसिक की फार्माकोकाइनेटिक्स पे आए तो फॉर एब्जॉर्प्शन इसकी 20 to 40% जो है वो बायो अवेलेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, तो इस वजह से हम आईवी में ज़्यादा देते हैं, क्विक रिस्पांस मिलता है। आईएम में
रिस्पांस तो स्लोअर होता है पर लॉन्गर टाइम के लिए होता है। ट्रांसडर्मल पैच इस्तेमाल होते हैं। क्या चीज़? ट्रांसडर्मल पैच। क्या होता है ट्रांसडर्मल पैच? पट्टी नुमा चीज़ होती है, स्टिकर टाइप की चीज़ होती है, स्किन के ऊपर लगाई जाती है। फेंटेनल का मिलता है, मॉर्फिन का मिलता है। एपिड्यूरल और इंट्राथीकल। एपिड्यूरल तो आप जानते हो कि एपिड्यूरल स्पेस में लगाया जाए। इंट्राथीकल का मतलब है कि सब एरेक्नाइड स्पेस में लगाया जाए, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में लिपोफिलिक एजेंट जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करते हैं, दैट इज़ द कॉमन सेंस। इसी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जबकि हाइड्रोफिलिक मॉर्फिन जो है वो बहुत स्लो डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका एक्शन भी बहुत स्लोअर आता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। और अगर एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों बनते हैं, लेकिन इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है ये प्रॉब्लमेटिक है, चूंकि इस एक्टिव मेटाबोलाइट की एक्सक्रीशन रीनल के थ्रू होनी है। इन केस रीनल इम्पेयरमेंट है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मज़ीद सेडेशन और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करेगा। पॉसिबल है कि पेशेंट बहुत लेट जाग पाए। ठीक है। तो रीनल इम्पेयरमेंट में इस वजह से डोज का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। बाकी फेंटेनल ऑक्सीकोडान को कौन मेटाबोलाइज करता है? ये इनके मेटाबॉलिज्म एंजाइम है या प्रोसेस है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो है वो मैटर करती है कि किस रूट पे दिया जा रहा है और क्या बायोकेमिस्ट्री है पेशेंट की उस वक्त की। साइड इफ़ेक्ट्स में बाकी तो हम एज अ साइड इफ़ेक्ट लेते हैं, लेकिन सेडेशन को हम एज एनेस्थीसिया में एक किस्म से एडवांटेजियस फीचर लेते हैं। ठीक है। मेथाडोन का हाफ लाइफ जो है एक तो बहुत ज़्यादा भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है। तो क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका एक प्रॉब्लम ये है कि क्यों टी प्रोलोंगेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी पी क्यों आर एस और फिर यहाँ पे टी वेव है, तो ये जो क्यों टी है इसका डिस्टेंस यानी टाइम ज़्यादा हो जाता है इस टाइप का। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, दोबारा करता हूँ। जो क्यों टी इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ये वाला क्यों टी प्रोलोंगेशन हो जाती है, तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है। ट्रामाडोल मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू नोट दैट पॉइंट, के इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि एसएसआरआई या मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो हैं ये भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सीरोटोनिन, जो एसएसआरआई है वो सीरोटोनिन के लेवल को ज़्यादा करता है, या एक और एसएनआरआई, इसके साथ भी अगर इस्तेमाल करें तो भी सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा। और अगर MAOI हो और SNRI हो तो इसमें नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी ज़्यादा होगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यही दोनों चीज़ें अगर डॉर्सल हॉर्न में डिसेंडिंग पाथवे ऑफ द पेन में क्या हो, न्यू कापा या फिर डेल्टा में किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, तो क्या होगा? पेन कम होगा। पर अगर इनको हम कंबाइन इस्तेमाल करें तो जो हमारा रिस्क बनता है वो क्या बनता है कि नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से सीरोटोनिन सिंड्रोम रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। ओपियाइड इंड्यूस हाइपरएल्जीजिया क्या चीज़ होता है कि लॉन्गर टर्म में कोई बंदा ओपियाइड को इस्तेमाल कर रहा है तो ओपियाइड के जो रिसेप्टर होते हैं उनका हो जाता है डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। तो डाउन रेगुलेशन की वजह से मेजर पोर्शन ऑफ इनहिबिटरी पेन पाथवे, यानी पेन को इनहिबिट करने वाला डिसेंडिंग जो पाथवे है जिसमें न्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर शामिल हैं, वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। जब वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं तो पेन को कंट्रोल या काउंटर करने वाली चीज़ हमारे पास नहीं होगी या लिमिटेड होगी, जिसकी वजह से आपकी पेन सेंसेशन ओवर एक्सीड करेगी। ठीक है ना। ओवर एक्सीड कैसे करेगी? आप हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाओगे टू द सिंपलेस्ट स्टिमुलस। अगर हम एक टेबल ड्रा करें 1 से लेकर 10 तक, उसमें स्कोर बनाएं 1 अप टू 10, तो लेट से एक स्टिमुलस की वजह से मेरा जो पेन था उसका लेवल 4 स्कोर का था,
लॉन्ग टर्म ओपियाइड यूज़ करने की वजह से वही सेम स्टिमुलस का पेन मुझे 8 स्कोर का मिल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है पेन। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ओपियाइड इंड्यूस हाइपरएल्जेसिया। लेकिन ये टॉलरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टॉलरेंस के बाद डेवलप होता है। टॉलरेंस इज समथिंग एल्स एंड हाइपरसेंसिटाइजेशन इज समथिंग एल्स। सो आगे लेक्चर में जाने से पहले लेट्स रीकैप के व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, इन टुडेज लेक्चर। In today's lecture, we discuss about pain pathway, the four ramps in the pain pathway which are to be offed, which में हमने ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, परसेप्शन इनका जिक्र किया है। और हमारी जो मेडिसिन हैं वो इनमें से किसी प्रोसेस को स्टॉप करती हैं, बट इट डजेंट मीन इफ़ आई यूज़ NSAIDs और पैरासीटामोल इट विल रिलीव मी ऑफ different type of pains. So paracetamol or NSAID may not relieve me of neuropathic pain. I will go for gabapentines and alpha 2 agonists or maybe ketamine. So you need to know what type of pain the patient is feeling, what is the origin of the pain, what exact medicine is to be used, or what combination is to be used. That's what the objective of this lecture. So same pain, different pathways and different ramps. That's what we discussed in this lecture. Then we classified into analgesics and steroid groups. Steroids is something different which is not actually included in analgesics, but steroids may have the benefit of analgesia. So then we divided opioids into natural, semi-synthetic, synthetic, and said into non-selective cyclooxygenase inhibitor COX-1 or COX-2. Preferential COX-2 are means that they would act on both COX-1 and COX-2, but they would prefer COX-1 most of the time. Selective COX-2 inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory analgesics were those. Then comes the non-NSAIDs analgesic, which means they are non-steroidal. They are not steroid and neither they are opioids. ठीक है? They are different categories. These ones, जैसे aniline derivatives, paracetamol, acetaminophen, benzoxazine, जिसकी एग्जांपल निफोपेम है। एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स में केटामीन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ये चीज़ें हैं। स्टेरॉयड में फिर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग थी। फिर ओपियाइड के 3 रिसेप्टर्स जो GI कपल्ड थे, यानी म्यू, कापा और डेल्टा के जो रिसेप्टर्स हैं ओपियाइड के, वो G कपल्ड प्रोटीन सिग्नलिंग के साथ GI के साथ लिंक थे, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहे थे इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और सब्सटेंस पी द मेजर पेन स्टिमुलेंट जो था वो डिक्रीज हो रहा था, और साथ में पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में हाइपरपोलराइजेशन हो रही थी, जिसकी वजह से पेन सिग्नलिंग बंद हो रही थी। ठीक है, फिर क्लिनिकल रेलेवेंस पे बात हुई, टॉलरेंस पे। कॉन्स्टिपेशन की टॉलरेंस ओपियाइड्स में डेवलप नहीं होती। सो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है म्यू रिसेप्टर वाले एगोनिस्ट की वजह से, तो हम क्या करेंगे, लेग्जेटिव पेशेंट को देंगे, और ये लॉन्ग टर्म में होता है ओपियाइड की यूज़ में। फिर म्यू, कापा और डेल्टा का डिफरेंस किया गया। ओपियाइड क्लासिफिकेशन को मज़ीद किया हमने स्ट्रॉन्ग, वीक, पार्शियल, मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड कंप्लीट एंटागोनिस्ट में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर एगोनिस्ट्स एंड only 2 are mentioned in antagonist, which are used as antidote for these medicines overdose, यानी naloxone और naltrexone are used as antidote for these categories overdosage। ठीक है, ये ओपियाइड क्लासिफिकेशन थी। और ये चीज़ आपके जहन में हो कि ओपियाइड OTC नहीं है। OTC से मतलब क्या है कि ऑन द काउंटर अवेलेबल नहीं है। ओपियाइड्स एनाल्जेसिक की बात कर रहा हूँ। ओपियाइड्स एगोनिस्ट जो हैं ये हमें OTC पे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दे हैव एब्यूज पोटेंशियल
तो आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, साइंड एंड वेरीफाइड. Then we discussed pharmacokinetics of opioids and side effects. Now the next session will be about paracetamol.